अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक साल्मोनेला टाइफी होती है, एक साल्मोनेला पैराटाइफी होती है। आप दोनों को पहले नंबर पे तो बता दूं, मिक्स मत करना। आप क्या है कि अभी पढ़ रहे हैं साल्मोनेला टाइफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी जो है क्या कॉज करेगा, टाइफी से याद रख लेना। आप लोगों ने सब ने सुना होगा कि टाइफॉइड फीवर होता है, टाइफॉइड का बुखार होता है। तो टाइफॉइड फीवर कॉज करने वाला जो एजेंट है वो है साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी की जो है क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है, ग्राम नेगेटिव है और रॉड बैक्टीरियाज है। एक तो ये हो गया ना। अब इसके अलावा इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज और इसके जो हैं रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिटेल में पढ़ते हैं ना आज इसको। तो टाइफी क्या होती है, आज आपको ना टाइफी सारा का सारा बताता हूँ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, रॉड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरियाज हैं। अब टाइफी होती क्यों है, इसका रेजरवायर क्या है, इसका रेजरवायर है हम खुद ह्यूमंस, हमारे इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है ये। तो ये कहाँ मिलेगा, ह्यूमंस के अंदर ही मिलेगा। अब ह्यूमंस के अंदर है ऑलरेडी, तो कैसे फैलेगा। ये जो गंदे लोग नहीं होते यार, मैं कैसे बताऊँ आपको, ऐसे याद रख लेना है कि जो गंदे नालों से पानी आता है और उसी पानी को अनफिल्टर किए बगैर, उसको साफ़ किए बगैर, प्योरीफाई किए बगैर उसको यूज़ कर लेना, जिसके अंदर फीसेस ऑलरेडी मिक्सअप हुई होती हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि नहर नदी के किनारों में जाते थे और फ्लश आउट कर देते थे वॉशरूम, तो वो क्या करते थे, उसी पानी को दोबारा एज अ ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ करते थे। ड्रिंकिंग पर्पस नहीं भी यूज़ करते थे, जो आपने जो मटेरियल, जो बर्तन यूज़ करने हैं उसको वो वॉश करने में यूज़ करते थे। बैक्टीरिया तो वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ से उन्हीं बैक्टीरिया को उसी बर्तनों को यूज़ करेंगे, या उसी फूड को, क्रॉप्स वगैरह से भी हो सकता है, उसी को यूज़ करेंगे और उससे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब ह्यूमंस के जब दोबारा हमारे जीआईटी ट्रैक में आएगा, ट्रैवल करके पूरी दुनिया का चक्कर लगा के हमारी बॉडी में दोबारा आएगा ना, तो ये बीमारी कॉज करेगा। अब क्या कॉज करेगा, एक तो आपको याद रखना है कि ये टाइफॉइड फीवर कॉज करता है, और दूसरा क्या इसका है, रेजरवायर ह्यूमंस है और स्प्रेड होता है। स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड मैंने लिखा नहीं, सॉरी, स्प्रेड कैसे होता है, फीकल ओरल रूट। आपको नाम से पता चल जाएगा, फीकल ओरल रूट। अब इसको मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता। तो फीकल ओरल रूट, एंड देन उसके बाद ये क्या कॉज करेगा, सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को, पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। सिम्टम बेस पे आपने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, सिम्टम बेस पे ही आपको एमसीक्यूज भी होगा, और सिम्टम बेस पे ही आपने इस डिजीज़ को रूल आउट करना है। क्योंकि आपकी जो एंटेरोपैथी है, डायरिया, जो भी और भी डिजीज़ हैं, सब में डिफरेंट, सब में तो एक एक पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो क्या होगा, एक तो ये क्या कॉज करेगा, आपके पेशेंट को टाइफॉइड से टाइफी से टाइफॉइड फीवर कॉज करेगा। इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे याद रख लेना कि ये क्या करेगा, टाइफॉइड फीवर कॉज करेगा। अब टाइफॉइड फीवर है, फीवर से याद रख लेना टाइफॉइड फीवर में क्या होगा। टाइफॉइड फीवर के अंदर आपको पेशेंट को क्या होगा कि इसका ऐसे याद रख लेना है कि आपको बताता हूँ। टाइफॉइड फीवर के अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी में फीवर 1 फ़ारेनहाइट रेज़ करता है, 1 फ़ारेनहाइट डिग्री रेज़ होने से आपकी बॉडी का हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट 10 बीट्स से इंक्रीज़ करता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को टाइफॉइड फीवर के अंदर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। मतलब इसका क्या मतलब होगा, पेशेंट को टाइफॉइड फीवर के अलावा फीवर तो होगा क्योंकि टेम्परेचर रेज़ कर रहा है। इसके सिम्टम में याद रख लेना, टाइफॉइड की फीवर में पेशेंट को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा, जिसके अंदर क्या होगा, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है रेज़ करेगा, मगर एक जो है हार्ट बॉडी रेट जो है टेम्परेचर, फीवर है ना, टेम्परेचर रेज़ करेगा, जो है ना फीवर रेज़ करेगा, लेकिन उसके साथ जो है जो हार्ट रेट है वो नहीं रेज़ करेगा एज
वो किसके बराबर नहीं होगा, 10 बीट्स के बाद रेस नहीं करेगा। ये लिखने में मैंने ऐसे बताया, आप ऐसे याद रखना, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आप याद रख चाहो तो रख लो कि क्या होगा कि एक फॉरन हार्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मतलब 98 है, 99 पे पहुंचा है, तो आपका हार्ट रेट जो है आपका कितना नॉर्मली होता है, 70 to 80 होता है ना, सपोज 80 करते हैं तो हार्ट रेट 72 होता है, वैसे तो 70 कर लेते हैं, चलो अस्यूम करते हैं 70 है, तो 98 से कितना गया है, 98 से 99 पे गया, तो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 72 से 82 होना चाहिए, जूम करते हैं 70 से 80 होना चाहिए। 99 से 100 पे गया है तो कितना होना चाहिए, 90 पे चले जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 19 जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 फ़ारेनहाइट होगा तो आपकी बॉडी का जो हार्ट रेट है वो आपका 90 प्लस नहीं होगा, इवन कि 80 प्लस भी नहीं होगा। रेयर कैसी है जिसमें 80 प्लस होगा, लेस दैन 10 बीट्स पर 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ नहीं होगा। ये आपका एमसीक्यूज़ पिक करेगा, एक तो एमसीक्यूज़ पिक करेगा, दूसरा आपका पेशेंट को वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करेगा कि पेशेंट को ये है क्या है, ये टाइफॉइड फीवर है। इसके अलावा सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट की जो स्प्लीन का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। स्प्लीन का साइज़ क्यों बड़ा होगा, आप ऐसे याद रख लें कि वाइट ब्लड सेल्स को खा के बड़ी हो गई है, मोटी हो गई है ना, चर्बी चढ़ गई उसको ज़्यादा ही होती, तो क्या करे, खा के बड़ी हो गई है, तो क्या हुआ है, स्प्लीनोमेगाली हुई है। स्प्लीनोमेगाली क्यों हुई है, उसने वाइट ब्लड सेल्स को खाया है। वाइट ब्लड सेल्स खाने से क्या होगा, वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। तो क्या क्या हो गया, पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो गया है, पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हुई है। अब पेशेंट को कैसे पता है उसको ल्यूकोपीनिया है, पेशेंट को कैसे पता उसको स्प्लीनोमेगाली, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा मास तो नहीं होगा ना, उसको सिर्फ क्या होगा, फीवर होगा। फीवर के साथ क्या करेगा, खुद ही आप पैराडोल खाता रहेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, फीवर कम नहीं होगा। और उसके साथ इसके फीवर के साथ नहीं अगर ना उसको पता चलेगा कि उसको ब्रेडिकार्डिया इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता ना, ये तो आपने जब इन्वेस्टिगेट करना है तो तब आपको पता चलेगा। इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा किस चीज़ के साथ, पेशेंट आके कंप्लेन करेगा एब्डोमिनल पेन की, एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आएगा, पेशेंट आके प्रेजेंट करेगा कि मेरे पेट में दर्द है, फिर आप टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जी ये तो साल्मोनेला की वजह से उसको पेशेंट को हो गया है टाइफाइड फीवर। और इसके अलावा वैसे तो इन्वेस्टिगेशन में भी आपने याद रखना है कि और इन्वेस्टिगेशन भी है, इन्वेस्टिगेट करने में भी हेल्प करता है, और पेशेंट का प्रेजेंटिंग हिस्ट्री भी होती है कि पेशेंट के बॉडी का पिंक कलर के स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, उनको कहते हैं रॉथ स्पॉट, पेशेंट को कहते हैं, या रोज स्पॉट, गुलाब की तरह होते हैं रोज स्पॉट। तो ये सिम्टम भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, रोज स्पॉट, पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं रेड कलर के, ऐसे जैसा गुलाब के होते हैं ना, पिंकिश कलर के होते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टिगेट करने में भी काम आएगा, इसको नहीं भूलना। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया को नहीं भूलना, क्योंकि फीवर तो होगा, फीवर तो हर और मतलब हर इन्फेक्शन के अंदर होता है। स्प्लीनोमेगाली की और लाखों कॉजेज़ हैं, ल्यूकोपेनिया की और कॉजेज़ हैं, एब्डोमिनल पेन की और कॉजेज़ हैं, और फीकल ऑरल रूट। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स आपको बता देता हूँ। या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है अनहाइजीन, पुअर हाइजीन, स्पेलिंग हो हाइजीन, ठीक हो, हाइजीन, पुअर हाइजीन। इसके अलावा क्या होगा, फिकल ऑरल रूट, गंदा पानी यूज़ करने से, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेशन में आपके फूड भी आ जाता है, और आपकी जो वाटर है गंदा पानी वो भी आ जाता है। पुअर हाइजीन, कंटेमिनेशन और पुअर लाइफस्टाइल और अनहाइजीन में ही आ जाती है। इसके अलावा आपको पीपीआईज़, आपके हर मेडिसिन के साथ पीपीआईज़ दे रहे होते हैं। पीपीआईज़ प्लीज़ काइंडली सिर्फ डॉक्टर के रिकमेंडेशन हो तभी यूज़ करने होते हैं पीपीआई। सेकेंडली क्या करना होता है, पीपीआईज़ तभी यूज़ करते हैं जब पेशेंट को सिर्फ जो है आपको सिर्फ एसिडिटी कंट्रोल करना हो। लॉन्ग टर्म पीपीआईज़ मत यूज़ किया करें। क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो एसिड है वो प्रोडक्शन कम करता है ना पीपीआई, तो एसिड नहीं होगा तो बैक्टीरियाज़ को किल कौन करेगा। अब बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा, आपका जो फूड जा रहा है आपके स्टमक में पीपीआई ने, तो उसके स्टमक के जो
प्रोटोन पम्प इनहिबिट किए हुए हैं, एसिड नहीं बनेगा, बैक्टीरिया को तो आज़ादी मिल जाएगी, वो जो दिल करेगा वो करेगा। तो रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है पीपीएस भी। पीपीएस और भी बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है, तो पीपीएस को काइंडली आप बहुत एहतियात से यूज़ किया करें। तो अब रिस्क फैक्टर्स क्या बात है, इन्वेस्टिगेशन इसका इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में आपने सिंपली ये याद रख लेना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल पेन कर रहा है ना, डायरिया हो, जो भी हो, आपने क्या करना है, उसका स्टूल एंटीजन टेस्ट करना है, कल्चर करना है, स्टूल एंटीजन टेस्ट, जैसे भी आप लिखना चाहे तो कर लें। कल्चर टेस्ट करेंगे। कल्चर टेस्ट जो है फर्स्ट या सेकंड वीक का हो, फर्स्ट टू सेकंड वीक का अगर आप टेस्ट करते हैं कल्चर, पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर पेशेंट आता है उसके अंदर टेस्ट करते हैं, तो 80% जो होते हैं 80% लोग हैं उनके अंदर कल्चर पॉजिटिव आता है। और साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, रॉ स्पॉट्स जो हैं पहले 2 हफ्तों के अंदर ही आता है पेशेंट को, 2 हफ्तों के अंदर रॉ स्पॉट्स बनेंगे। पेशेंट खुद बताएगा आपको कि उसको 2 हफ्तों पर या जब भी आया है उसको अगर तो दिख नहीं रहा तो आप खुद बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जिस्म के ऊपर पूरे के ऊपर ना ऐसे दाने दाने से निकले थे लाल रंग के, तो रॉ स्पॉट्स होंगे। और ये भी 20% केसेस में होगा, ऐसे 20% केसेस में, लेकिन रॉ स्पॉट आया तो कंफर्म है कि ये साल्मोनेला टाइफी है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वीक की इन्वेस्टिगेशन क्या है, थर्ड वीक में आता है, थर्ड वीक के अंदर कल्चर करेंगे। कल्चर 85% जो होगा पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके अलावा अब और भी टेस्ट करेंगे। जो इसका टेस्ट है टाइफाइड का इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है। कौन सा टेस्ट है, टाइफी ये नाम है उसका, अगर डॉट लगा दूँ तो ऐसे याद रख लो, टाइफी डॉट टेस्ट। टाइफी डॉज टेस्ट क्या करेंगे, टाइफी डॉज टेस्ट जो है ये करेगा कि आपके इसके अंदर जो है ना एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम जो आपने चेक करनी है एक्यूट टाइफॉइड के लिए, और जो आईजीएम है वो क्रोनिक के लिए। तो मतलब आपने चेक करना है कि पेशेंट को एक्यूट है या क्रोनिक, क्योंकि स्पॉट्स तो ख़त्म हो चुके हैं, थर्ड वीक के बाद जब भी आता है तो आईजीएम अगर मिलती हैं तो ये क्या शो करेगा, ये एक्यूट है, और आईजीजी मिलेगी तो ये क्या शो करेगा, ये क्रोनिक है, तो ये क्रोनिक केस है। ये हो गई इन्वेस्टिगेशन। अब ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में इस पेशेंट को ब्लडी डायरिया नहीं है तो एंटीबायोटिक्स तो देंगे, अब एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स देंगे, आईजीजी और आईजीएम के ट्रीटमेंट में। अब जो इसका जो ट्रीटमेंट था वो था सिप्रो। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेशेंट को अगर तो जीआईटी ट्रैक का है, अगर यूटीआई का है, कोई भी इन्फेक्शन है ना, तो उनमें क्या करना होता है, आपने क्या ट्रीटमेंट में क्या यूज़ कर लें, सबसे पहले आप यूज़ करें सिप्रो वाज द ड्रग ऑफ चॉइस, बट नाउ रेजिस्टेंट। तो अगर ओल्ड ड्रग पूछी जाए तो वो सिप्रो है। नाउ अगर अब पूछा जाए तो वो कौन सी है ड्रग ऑफ चॉइस है, सेफ्ट्राइक्सोन। अगर कोई भी ड्रग काम नहीं कर रही है तो सेफ्ट्राइक्सोन की तरफ चले जाएं तो वो भी काम कर जाती है, बल्कि वो ही काम करती है। तो सेफ्ट्राइक्सोन के अलावा मोक्सीफ्लोक्सासिलिन भी यूज़ कर सकते हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन वर्ड है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप क्या करेंगे, इस पेशेंट को आप कौन सी यूज़ करेंगे, जहाँ पे कोई भी ड्रग काम नहीं करती, पेशेंट को बार बार रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं, रेजिस्टेंट केस है या रिकरेंट अटैक हो रहे हैं, आप कौन सी यूज़ करेंगे, एजोमैक्स मतलब अजिथ्रोमाइसिन। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि वो क्या है, कि जो आपका टाइफॉइड होता है ना, वो क्या करता है, आपके जो गाल ब्लैडर है उसमें जाकर छुप जाता है। अब गाल ब्लैडर में छुप गया है, छुप जाने को वैसे कहते हैं लेटेंट, गाल ब्लैडर में जाकर लेटेंट हो गया है। अब लेटेंट हो गया, क्या करेगा, जब भी एंटीबायोटिक्स आएंगे गाल ब्लैडर में जाकर छुप जाएगा, गाल ब्लैडर कहेगा कि भाग जो ऐसे एंटीबायोटिक्स को कहेगा, वो वहाँ पे अटैक नहीं होने देगा और वहाँ पे बच जाएगा। जब वो एंटीबायोटिक्स फ्लैश आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा से रिकरेंट अटैक करेगा।
तो अगर पेशेंट को रिकरेंट अटैक हो, बार बार पेशेंट को रिकरेंट फीवर हो और सब वो सारे सिम्टम हो, पेशेंट का जो एब्डोमिनल पेन है वो कवर नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, आप गाल ब्लैडर चेक करें, गाल ब्लैडर की सिक्रीशंस लेके उसकी बायोप्सी लेके वहाँ से आप चेक कर लें। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट याद रखना है कि गाल ब्लैडर को ही निकाल देना, डिस्कियाँ कर देना, इसको रिमूव कर देना है। तो कोलिसिस्टेक्टोमी कर देनी है, कोलिसिस्टेक्टोमी, गाल ब्लैडर को ही रिमूव कर देना है। तो ये ट्रीटमेंट है गाल ब्लैडर का। और अगर आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे लेटेंट होता है, तो वो गाल ब्लैडर में लेटेंट होता है। तो इसके अलावा एक चीज़ पॉइंट रह गई, ये वैक्सीनेशंस भी होती हैं, साल्मोनेला टाइफी की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। वैक्सीनेशन भी दो तरह की होती है ना, एक लाइव होती है, एक डेड होती है। तो लाइव वैक्सीनेशन जो होती है वो आपने HIV वाले पेशेंट के अंदर नहीं यूज़ करनी। तो आप ऐसे याद रख लें कि आपने यूज़ ही नहीं करनी। कोई भी किसी भी पेशेंट को HIV हो सकता है ना, अब सभी टेस्ट तो नहीं पाकिस्तान के अंदर कर सकते, तो आपने HIV वाले पेशेंट को आपने लाइव वैक्सीन नहीं देनी। तो क्या करेंगे आप, पेरेंटल वैक्सीनेशन जो होती है आपने वो यूज़ करनी है। जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीनेशन होती है ना, आपने वो यूज़ कर लेनी है। तो ये थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट के मैंने आपको बता दिया है। तो याद क्या करना है इसके अंदर, पेशेंट को सिम्टम्स में रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया आपने करना है पेशेंट का, आपने जो गाल ब्लैडर रिकरेंट अटैक कर रहा होगा, और पियर पैचेस वाला रह गया था जो आपका इम्पोर्टेंट MCQs है। सॉरी, मैं मेन चीज़ मिक्स कर दी। पियर पैचेस होते हैं आपके, पियर्स पैचेस, ये इसका इन्फेक्शन है, आइलियम के पियर्स पैचेस का इन्फेक्शन है। इसका इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगी, और इसी वजह से ये पेशेंट को क्या होगा, एब्डोमिनल पेन हो रही होगी। तो ये चीज़ मिस होगी मेरे से, ये नहीं भूलना। इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, और कुछ पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस में कॉन्स्टिपेशन होती है। तो आइलियम के पियर पैचेस, ये नहीं भूलना। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो यही थी, आइलियम के पियर पैचेस में इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरा ये है कि इसके अंदर रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया होता है, ल्यूकोपीनिया होता है पेशेंट को, और क्या होगा, पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली होगी। स्प्लीनोमेगाली होने की वजह से ल्यूकोपीनिया, ऐसे याद रख लें। तो ये था आपका साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक चीज़ जो है वो अलहदा सेपरेटली MCQs में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ काइंडली A to Z इसको लाजमी याद रखिएगा।